हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैप्टर का। इसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। चलिए अम्ल के बारे में समझा जाए, अम्ल किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अम्ल की परिभाषा। देखिए अम्ल की परिभाषा बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार दिए हुए हैं। 3 लोगों का मैं नाम लिखा हूँ, तीनों लोगों के अनुसार आपको बता रहा हूँ। देखिए पहला आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस ने अम्ल के बारे में क्या बताया था, ध्यान समझिए। अब वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर में हम आपको समझाएं कि कोई जलीय विलयन है, ठीक है बाबू, इसमें पानी भरा हुआ है, HCl को प्रवाहित कर दिए। जब यह Cl इसमें जाएगा तो H+ और Cl- आयन में टूट करके इसमें विलीन हो जाएगा। तो सेम इसी के अनुसार इन्होंने बताया कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यह बात किसने बताया था, आर्हेनियस ने बताया था। इनके बारे में एक और बात आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि HCl कीप्स आउट H++Cl-। तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देंगे क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। ठीक है ना। दूसरे वैज्ञानिक है उनके बारे में सुनिएगा। अच्छा, ब्रांस्टेड और लारी के अनुसार, ब्रांस्टेड और लारी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। अभी प्रोटॉन के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल परिभाषा पे ध्यान दीजिए कि ब्रांस्टेड और लारी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। आगे देखते हैं लुईस के अनुसार। किसके अनुसार, लुईस के अनुसार। लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। 3 परिभाषा हम आपको बताएं, किसी एक परिभाषा का आप लोग याद कर लीजिए, तीनों परिभाषा मत याद कीजिएगा, ठीक है ना। एक ही परिभाषा से आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। एक बार और सुन लीजिए इनके बारे में। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, ठीक है बाबू। ब्रांस्टेड और लारी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। और लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इनके गुणों के बारे में, इनका गुण क्या है, समझिएगा आराम से इसको। देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जितने अम्लीय पदार्थ होते हैं सब स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। फिर इनका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है। जैसे मान लीजिए दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.6, 6.6। देखिए 7 से कम है तो क्या है, अम्लीय है। ऐसे नींबू का पीएच मान होता है 2.4, ठीक है, 2.4। 7 से कम है तो नींबू क्या है, अम्लीय है। तो जितने अम्लीय पदार्थ होते हैं उनका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। आगे देखते हैं बाबू, और इनकी विशेषता क्या होती है। अम्ल जो होते हैं लिटमस पेपर के ऊपर इनका क्या प्रभाव दिखता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसका एक ट्रिक भी है, अनिल, अनिल भैया का आप याद कर लीजिएगा, है ना। अ से अम्ल, न से नीला, ल से लाल। अम्ल क्या करेंगे, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे, ठीक है बाबू। अम्ल क्या करेंगे, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे। और देखिए अम्ल की और विशेषता क्या होती है, अम्ल विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, ठीक है बाबू। अम्ल क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अब इस सुचालक के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, पहले इनका परिभाषा आराम आराम देख लीजिए, एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम किया जाएगा। जितना ज्यादा ज्यादा इतने से कम 50+ वन लाइनर प्रश्न आपको बताएंगे, है ना। फिलहाल पहले देख लीजिए इसको, अभी वन लाइनर को उतर रहे हैं, इसके बाद हम देखिए अम्ल क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। एक सबसे बढ़िया प्रश्न क्या है कि अम्लीय पदार्थों में अनिवार्य रूप से उपस्थित तत्वों का नाम क्या है, हाइड्रोजन। जितने अम्लीय पदार्थ होते हैं उसमें हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए और देखिए बाबू, कुछ पदार्थ और उनमें उपस्थित अम्ल, ठीक है ना। तो लिखे यहाँ पे कि स्रोत और अम्ल। जैसे हम प्रश्न बोले कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल।
नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। याद करने का तरीका, स्व से संतरा, स्व से सिट्रिक। आज संतरा और नींबू एक जैसे नहीं दिखते हैं? छोटा है तो नींबू, तो बढ़ गया तो संतरा, ओस बड़ा हो गया तो वो नींबू, नींबू ही होगा। नींबू ही बड़ा होता है, दूध बड़का नींबू होता है, वो छोटा वाला नींबू होता है ना। संतरा मीडियम होता है, तीनों एक जैसे होते हैं सब। तो नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। सेव में कौन सा अम्ल मिलेगा? मैलिक अम्ल। दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूध और दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। एक बात मैं नोट नहीं किया, उसको आप समझ लीजिएगा। दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटाराइक अम्ल। दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटाराइक अम्ल पाया जाता है, मतलब वह मक्खन जो भौक भौक बसाने लगे, भौक बसाने में जान रहे हैं आप ना, खराब हो जाए, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? ब्यूटाराइक अम्ल। आगे देखिए, चींटी के डंक में, वो ललकी चींटी है ना, होती है जो कांटे में जड़ जैसे चढ़ता है, तो चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो फार्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल दोनों क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। फिर देखिए, इमली में और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। फिर देखिए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फिर मनुष्य के उदर में, मतलब के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। फार्मूला क्या होता है? HCl। यह भोजन को अम्लीय बना देता है। आप लोग स्वाद लिए होंगे इसका, जानते हैं कि स्वाद मिलेगा, वो एकदम नटी पर चाह के खा लीजिए, और उतनी पानी पे जब ढका रहेगा ना, तो भाग दे कुछ मटेरियल मुंह में आ जाएगा, तो चखिए को खट्टा लगेगा। खट्टा लगेगा तो कौन सा पदार्थ है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है ना। स्वाद आप लोग अजू जाके हम चढ़ा लीजिएगा, लगन चल ही रहा है, वही में फरियाइए, जाइए एकदम लुटिया के पूरा दबा के नटी पे चढ़ा के खाइए, और ढेकार एक बार लीजिए। कुछ तो नकियों पर निकल जाता है, तो नाक में स्वाद कैसे ले पाएंगे? जो मुंह में आपका स्वाद लीजिएगा। क्यों? उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए, प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एमिनो अम्ल। प्रोटीन में कौन सा अम्ल मिलेगा वो? एमिनो अम्ल। ठीक है। आगे देखिए बाबू, अब तो इनके बारे में पूरा परिभाषा हुआ, अब एक एक वर्ड के बारे में देखा जाए। ठीक है, पहले रिवीजन भी कर लीजिए इसको, देखिए ध्यान से। देखिए, पहले एक बार मैं क्विक रिवीजन कर दे रहा हूं, उसको समझ लीजिए, और फिर आराम आराम से एक एक वर्ड का मतलब यहाँ पे समझाऊंगा। अम्ल के बारे में और भी कुछ है, अम्ल के प्रकार भी देखेंगे अभी हम लोग। पहले इसको देखिए, अम्ल की परिभाषा। आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ब्रांस्टेड और लारी के अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। लुईस के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तीन वैज्ञानिकों के बारे में जाने आप लोग ना। फिर आगे देखिए, गुण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इनका ट्रिक क्या होता है? अनिल, अ से अम्ल, नीले को क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। अम्ल विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, इनका जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। फिर उसके बाद अनिवार्य रूप से उपस्थित तत्व, अम्ल में हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है। फिर देखिए, स्रोत और अम्ल, जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल, नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल, सेव में मैलिक अम्ल, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल, चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल, दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटाराइक अम्ल, दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटाराइक अम्ल, इमली में अंगूर में टाइटरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, मनुष्य के उदर माना पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और फिर प्रोटीन में अमीनो अम्ल। ठीक है, इतने में कोई समस्या आप लोग को नहीं होगा। अब कुछ एक दो शब्द ऐसे हैं जो आप लोग को नए लग रहे हैं, उनके बारे में बढ़िया से सुना दिया जाए, जो जो प्रश्न बन सकते हैं। देखिए,
अम्ल के बारे में आप जान गए। यहाँ शब्द लिखा हुआ है हाइड्रोजन और क्लोरीन और HCl। देखिए, भोजन को पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भोजन को पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होगा? वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर देखिए हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन की खोज हेनरी केवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन को जलाने पे पानी बनता है। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है बाबू? हाइड्रोजन। सूर्य के पास सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। कितना परसेंट? 71%। दूसरी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? उसका नाम क्या है? हीलियम। नाम क्या है वो? हीलियम। फिर देखिए हाइड्रोजन के बारे में और कुछ प्रश्न। हाइड्रोजन इकलौता ऐसा तत्व है जिसके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन इकलौता ऐसा तत्व है जिसके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है बाबू, चलिए, ये तो हाइड्रोजन के बारे में हुआ। तो आप क्लोरीन के बारे में सुनिए। क्लोरीन का उपयोग पानी के शुद्धिकरण में भी किया जाता है बाबू। एक क्वेश्चन बनता है, कौन सी ऐसी गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है? उसका नाम क्या है? क्लोरीन। मान लीजिए कि केहू जाता कहीं फूल एकदम बाकायदे लेके और दौड़ के जाके क्लोरीन गैस मार दे रहा है, तो फूल का रंग उड़ जाएगा। गुलाब गुलाब रेड रंग का होता है ना, वो रंगहीन हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है बाबू? क्लोरीन गैस। इन तीनों के बारे में हो गया। अब देखिए यहाँ शब्द है विलयन। विलयन किसे कहते हैं समझिएगा, है ना। काफी आसान डेफिनेशन है, अभी आपको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए कैसे, मान लीजिए कि है कोई तसली लोटा बल्टी बल्टा है, ठीक है। इसमें 10 लीटर क्या है? पानी है, और 1 किलोग्राम चीनी इसमें मिला दिया गया। 1 किलोग्राम चीनी मिला दिया गया, ठीक है बाबू। और मैं कुछ डेफिनेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ, विलेय, विलायक, और फिर क्या होगा बाबू? विलयन। विलेय, विलायक और विलयन। ध्यान समझिए, कुछ है नहीं इसमें। देखिए, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ जाके मिल जाता है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। जैसे 10 लीटर पानी में 1 किलोग्राम चीनी को मिला दिया गया, तो मात्रा कम किसकी है? चीनी की। तो चीनी क्या है इसमें? विलेय है, ठीक है। फिर देखिए, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। जैसे 10 लीटर पानी में 1 किलोग्राम चीनी को मिला दिया गया, तो पानी की मात्रा अधिक है ना, तो पानी क्या है? विलायक है। और काफी आसान डेफिनेशन, विलेय और विलायक के मिलने से क्या बनते हैं? विलयन बनते हैं। विलेय और विलायक के मिलने से क्या बनते हैं? विलयन बनते हैं। अब देखिए, इसमें 10 लीटर पानी में 1 किलोग्राम चीनी, 1 किलोग्राम चीनी क्या है? विलेय है। पानी क्या है? विलायक है। जो शरबत बन के तैयार हो गया वो क्या है? विलयन है। शरबत क्या है बाबू? विलयन है। बात समझ रहे आप लोग को? जैसे मान लीजिए कि इससे अपनी भाषा में समझिए कि 1 बोरा चीनी है, 1 बोरा चीनी में 1 लोटा पानी उड़ेल दिया गया। 1 बोरा चीनी में 1 लोटा पानी उड़ेल दिया गया, तो विलेय कौन होगा? पानी। विलायक कौन होगा? चीनी। अब विलयन कौन होगा? जो नहीं रहती पसीज जाएगा, वो क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा समझिए, जैसे मान लीजिए कि इस जमीन पे 20 लीटर पानी उड़ेल दिया गया, तो विलेय कौन होगा? पानी। विलायक कौन होगा? जमीन। अभी होली आ रहा है ना, होली में ऐसा होगा ना कि जमीन में मार लड़के कूदते रहते हैं सब, ऊपर से पानी उन्हें डाला जाता है पूरा, तो हाफ हो जाता है जो किया, हाफ हो जाता है। जो पानी क्या होता है? विलेय होता है। जमीन क्या होता है? विलायक होता है। और जो हवा बन जाता है वो क्या होता है? विलयन होता है, ठीक है ना। तो समझ लीजिए आप लोग, सिर्फ काला पानी की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग काला पानी के बारे में मत सोचिएगा, दीदी लोग सोच में पड़ गए सर काला पानी से हम लोग होली खेलते हैं, आप बतिया रहे हैं सफेद पानी के बारे में। तो काला पानी में वही विलय विलायक आप लोग देख लीजिएगा जो होता है। जो एक नदी बहती है ना रोड के बगल में से, काली नदी उसका नाम है, वो इसीलिए होली होली खेल लेती हैं लोग, तो उसका मत लीजिएगा आप लोग, वो अपवाद में चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो और जैसे मान लीजिए कि कोनो नदी है, उसमें 1 कुंटल चीनी उड़ेल दिया गया, तो विलेय कौन होगा? चीनी होगा। विलायक कौन होगा? नदी होगा।
तनिश जन मीट हो जाएगा, पंचुचुर मीट होगा, क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। तो विलय विलय विलयन आप लोग समझ गए, बहुत बढ़िया बात है बाबू। तो विलयन हो गई। जलीय का मतलब जल युक्त विलयन, जिसमें जल हो। हाइड्रोजन के बारे में जान ही गए। आयन किसे कहते हैं बाबू, किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है उसे प्लस या माइनस के रूप में दिखाना ही क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है उसे प्लस या माइनस के रूप में दिखाना ही क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। अब देखिए इसमें बेसिक बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये तो आप लोग पढ़ते रहने, आप लोग कहते हैं कि सर समझ में नहीं आता, समझ में क्यों नहीं आता है, इन शब्दों का मतलब आप लोग को मालूम ही नहीं है। शब्दों का मतलब मालूम होता, बड़ा आसानी से आपको समझ में आता है। तो पहले छोटी छोटी बातों को ध्यान दो, वो बात कहना क्या चाह रही है। आयन है, आयन किसे कहते हैं। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन किसे कहते हैं, क्यों यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लिया, हाइड्रोजन कोई क्यों नहीं है, ठीक है। फिर मान लिया विलयन है, तो विलयन का मतलब होता क्या है। यहाँ पे जलीय है तो जलीय का मतलब होता है कि एक एक वर्ड पे काम करिए ना, साइंस कुछ है नहीं, बिल्कुल जीरो है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, रट्टा मारने के चक्कर में पड़े रहते हैं कि रट्टा मार लेंगे हमारा काम बन जाएगा। रट्टा मारने से काम बनता ना तो कोई और मैटर होता है, ठीक है ना। तो रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला। अब तो पूरा समझ पे आधारित प्रश्न बन रहा है। अभी देखिए आई मैथ का पेपर हुआ है, खतरनाक एकदम, ठीक है। साइंस का भी पेपर, सोमवार को साइंस का पेपर है। जो बच्चा समझ के पढ़ेगा ना बाबू, बहुत अच्छा नंबर लेकर आएगा। और जो बच्चा रट के पढ़ेगा, उतना ही भाई, रटनती बुद्धि कितना देर चलेगा, कुछ दिन भूल जाएगा, दिमाग में पेपर आएगा, प्रेशर चढ़ेगा दिमाग पे, भूल जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। तो रटना नहीं है, समझना है एक एक बात को। तो आयन का मतलब आप जान गए ना। और देखिए थोड़ा सा, पहला क्वेश्चन, पदार्थ किसे कहते हैं समझिएगा। प्रत्येक द्रव्य का एक विशिष्ट गुण एवं निश्चित रासायनिक संगठन होता है, जिसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। एक बात ध्यान रखिएगा, इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो 100% शुद्ध रहे, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां अवश्य पाई जाती हैं, ठीक है बाबू। चलिए पदार्थ के बारे में जान गए, तो आप प्रोटॉन के बारे में सुन लीजिए। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होगा, धनावेश होगा। प्रोटॉन पे कितना आवेश होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है बाबू। अच्छा, प्रोटॉन की खोज किसने किया था बाबू, गोल्डस्टीन ने किया था। कई किताब इसको रदरफोर्ड भी लिखता है, लेकिन रदरफोर्ड आप लोग मत समझिएगा, आप याद रखिएगा प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन है। कैसे हैं इसके बारे में जानकारी मैं आपको दिए होंगे, अभी कुछ उसके बारे में थोड़ा सा नाभिक के बारे में आपको समझाना पड़ेगा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझाना पड़ेगा, तब तो आपको ये बात समझ में आएगी क्यों हम लोग रदरफोर्ड के स्थान पे गोल्डस्टीन का नाम लेते हैं, ठीक है ना। तो समझिए, लेकिन एक बात कह सकते हैं, प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। और खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। अब नामकरण करने से कोई जनक थोड़ी हो जाएगा उसका, हमारे दूसरे का लड़का है और अगर नामकरण की कोई तो लड़का थोड़ी हो जाएगी, वही बात है। तो ये प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन। अगर बाबूजी के हम गोल्डस्टीन, नामकरण के लिए रहे रदरफोर्ड के लिए रहना, ठीक है बाबू। अब आगे देखिए, प्रोटॉन के बारे में हो गया, तनी इलेक्ट्रॉन के बारे में सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक परमाणु के नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, थॉमसन ने किया था, ठीक है वो। इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण सबसे पहले किसने किया था, मिल्टन ने किया था। और देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के हमेशा बराबर होती है, दोनों की संख्या आपस में इक्वल होती है। चलिए ये तो हो गया बाबू इलेक्ट्रॉन के बारे में। थोड़ा आगे और देखते हैं शब्द, यहाँ लिखा है पीएच मान। अभी मैं इस एक हेडिंग है आप में, इसी चैप्टर में मिलेगा आपको पीएच मान, और पूरा ट्रिक से बताऊंगा कि दूध का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, आंसू का पीएच मान कितना होता है, सारा टॉपिक वहां पे सिखा जाएगा एकदम आराम आराम से। फिलहाल ये शब्द आए हैं, कुछ इनके बारे में जानकारी ले लीजिए। पीएच मान, पीएच का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। खोज किसने किया था, सारेंसन ने किया था। कोई को सलेंसर कहते हैं, सब सलेंसर ना होता है, ठीक है ना। खोज किसने किया था, सारेंसन ने किया था। कब किया था, 1909 में किया था। पीएच मान किसे कहते हैं बाबू, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा।
अभी एक हेडिंग आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ देखिए, नीले को लाल कर देते हैं, समझ ही रहे हैं आप। सुचालक किसे कहते हैं बाबू? सुचालक का मतलब वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, वे पदार्थ जिन्हें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए उसे क्या बोलेंगे? सुचालक। सुचालक का ठीक अपोजिट होता है कुचालक। वे पदार्थ जिन्हें विद्युत धारा का प्रवाह न हो पाए उसे क्या कहते हैं? कुचालक। अब वे पदार्थ जिन्हें विद्युत धारा का प्रवाह धीरे धीरे हो उसे बोलते हैं अर्धचालक, है ना। मन सुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह धीरे धीरे होता है। आप लोग देखते हो ना, चार्जर जो हम लोग का है ना, चार्जर जो मोबाइल में लगाया जाता है, उसका पिन देखिए, उसके पिन को लोग मुंह में लगा लेते हैं, लाइट नहीं मारती है। लेकिन वही हो जो तारो लगा है बोर्डवा में, उके को लगा के फिर जीबी में लगाइए ना, मारे एकदम इमरजेंसी दिखाई देगा, दूसरे को दिखाई नहीं देगा। कारण क्या है? वो सुचालक है, और जो पिन लगा वो अर्धचालक है। अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है लेकिन धीरे धीरे होता है, उतना तेजी से नहीं होता, उतना हम सह सकते हैं आराम से। कोई भी चार्जर लेके फटाक नहीं बच्चे मुंह में लगा, थूक लगा के फिर लगाते हैं सब, ले भैया चार्ज होने लगा, तो क्या वो अर्धचालक होता है, वो सुचालक नहीं होता है। अगर उसको सुचालक कर दिया जाए ना तो मोबाइल का बैटरी भड़क जाएगा, इतना तेज उसमें लाइट जाने लगेगा। जब तेज लाइट जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, वे चाहिए कुछ और दे देगा कुछ और, ठीक है। तो सुचालक, कुचालक, अर्धचालक के बारे में जान गए आप लोग। भाई देखिए, सिरका एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है बाबू? CH3COOH। अब इनके बारे में फार्मूला के बारे में पूरा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और क्या शब्द है यहाँ पे? नींबू, संतरा जानी गए आप लोग, सेब के बारे में जानी गए। दूध के बारे में कुछ प्रश्न जान लीजिए आप। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन पाया जाता है बाबू, दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है बाबू। फिर कह सकते हैं आप लोग दूध के बारे में हो गए बाबू। चींटी के रंग बिछुड़ है, मनुष्य के उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमीनो अम्ल। तो इन सभी के बारे में बड़ा आसानी से आप लोग सीख चुके, एक वर्ड के बारे में जानकारी हम लोग ले चुके हैं। इतने टॉपिक में आप लोग को ये समस्या नहीं होगा। अभी अम्ल के बारे में आ जाए बाबू, अब अम्ल के प्रकार के बारे में देख लीजिए। इतने में किसी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, इसके बाद देखते हैं हम लोग अम्ल के प्रकार कितने होते हैं और उनको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। आगे देखिए। अब देखिए अम्ल के प्रकार के बारे में, अम्ल के बारे में पूरी जानकारी आप लोग ले चुके हैं। देखिए अम्ल कई प्रकार के होते हैं, जैसे मान लीजिए आक्सी अम्ल, हाइड्रॉक्सी अम्ल, तनु अम्ल, सांद्र अम्ल, है ना। फिर मान लीजिए प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। इतने अम्लों में से खाली 2 ही प्रकार आप लोगों को सीखना है, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में केवल जानकारी लेना है, अन्य प्रकार के बारे में आपको सीखना नहीं है। इस बात को आप नहीं कह सकते हैं कि अम्ल केवल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है भाई। 6 प्रकार हम बोल चुके हैं आपके सामने। तो आप कहें अम्ल के प्रकार कौन कौन से? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। देखिए जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ आयन देने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल। वैसे अम्ल जिनको जल में घोला जाए और अधिक मात्रा में H+ आयन दें, अधिक मात्रा में H+ आयन दें, उन्हें क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। जैसे HCl, H2SO4, HNO3 आदि। ठीक इसका अपोजिट यहाँ पे कर दीजिए, जलीय विलयन में कम मात्रा में H+ आयन देने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ऊपर क्या था कि जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ आयन देते थे, और नीचे जलीय विलयन में कम मात्रा में H+ आयन देने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल। काफी आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप लोगों को याद हो जाएगा। किताबी भाषा के चक्कर में मत पड़िएगा, यह भाषा बिल्कुल सरल है, आपको याद भी हो जाएगा, लंबे समय तक याद भी रहेगा। याद क्या करना है? जल में घोलेंगे अधिक मात्रा में H+ आयन मिलेगा, प्रबल अम्ल। जल में घोलेंगे कम मात्रा में H+ आयन मिलेगा, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बाबू? CH3COOH, HCOOH, ठीक है ना। चलिए अब इसके बारे में तो हाइड्रोजन के बारे में आपको बता ही दिए हैं, इनके बारे में बता ही दिए हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। गंधक के अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। तेजाब का फार्मूला क्या होता है बाबू? H2SO
4। तेजाब का फार्मूला क्या होगा? H2SO4। इनके बारे में देखिए, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? HNO3। कुछ फार्मूला आप लोग जान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखूं मैं NO, N2O, HNO2, फिर HNO3। ये बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका फार्मूला अलग अलग है। जैसे इनको कहा जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, NO का नाम क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और N2O का नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसको लॉफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। फिर मान लीजिए HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल, HNO2 को नाइट्रस अम्ल, और HNO3 को नाइट्रिक अम्ल। हाई हुआ नाइट्रस अम्ल, हाई हुआ नाइट्रिक अम्ल, हाई हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड, हाई हुआ नाइट्रस ऑक्साइड। बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं ना, लेकिन देखिए कितना अंतर इन लोगों में दिख रहा है। यही छोटी छोटी बातों को पकड़ना है आप लोगों को, कुछ है नहीं साइंस में, और छोटी छोटी बातों को पकड़ना आप सीख गए तो समझिए सबसे आसान कौन सा विषय है? साइंस है आपके लिए। ठीक है ना? अभी देखिए ना, फिजिक्स सीखेंगे, बायोलॉजी सीखेंगे, एकदम आराम आराम, जैसे इसको सीख रहे हैं वैसे उसको भी सीखते हुए निकल जाएंगे। अभी 15 दिन, 15 क्लास जहाँ ऊपर होगा, 15 क्लास में आपको सब तैयार भी रहेगा, और मालूम नहीं चलेगा तैयार है। यानी सब एकदम अंदर रिमझिम बारिश तरह जाएगा, अंदर ही अंदर जाएगा, मसर कुछ अलग दिखाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बन रहा है, सब आप सीख रहे हैं, है ना? वो बेहतर से बेहतर कंटेंट। तो आज के लिए बस इतना रहने दे हम लोग, और कल देखेंगे क्षार, लवण और इसके आगे जो भी टॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में।